हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी की सीरीज़ चल रही है हमारी 1355 क्वेश्चन की स्टडी फास्ट पे। और इस सेशन में स्टार्ट करते हैं 441 नंबर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल एंड इक्वेशन वाले क्वेश्चन है ये भी। तो सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा, बिल्कुल इत्मीनान से मैं हर चीज़ को समझा रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपकी ना रहे। भले टाइम लग जाए लेकिन चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। जब मैंने स्टार्ट किया ही है तो हर चीज़ों को बहुत आराम से मैं समझा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 441वां क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 भाग फर्स्ट अनुसूची छठवा में निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्थिति विवरण में निम्नलिखित प्रावधानों को लिखने का क्रम क्या होगा? What is the prescribed order of writing the following provisions in the balance sheet of companies as required by the Indian Companies Act 1956 Part 1st Schedule 6th? अब आपको इसको सीक्वेंस में लगानी है। नीचे आपको यहाँ पे कोड मिलेगा और ये आपके 4 ऑप्शन है और नीचे 4 कोड है। उस कोड के ज़रिए आप आंसर करिए। तो जो सीक्वेंस बनेगा आपका आंसर होगा, सबसे पहले होगा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन यानी कर हेतु व्यवस्था। उसके बाद सेकंड प्रपोज डिवाइडेंस यानी प्रस्तावित लाभांश। फिर प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसीज यानी आकस्मिकताओं के लिए व्यवस्था। और फिर लास्ट में होगा प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड स्कीम यानी भविष्य निधि योजना हेतु व्यवस्था। सही जवाब होगा सी, बी, ए और डी। आंसर बी होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के ज़रिए आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 भाग 1 अनुसूची छठा में स्थिति विवरण निम्नवत बताया गया है। कर हेतु व्यवस्था, इसके बाद प्रस्तावित लाभांश, फिर आकस्मिकताओं के लिए व्यवस्था की गई है और फिर भविष्य निधि योजना के लिए व्यवस्था है। अब एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट है, वर्तमान में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 लागू है। ये नया जोड़ा गया है और इसका भी वीडियो मैं एमसीक्यूज फॉर्म में लेकर के आऊँगी। इसके तहत आर्थिक चिट्ठा स्थिति विवरण का प्रारूप भाग फर्स्ट अनुसूची थर्ड के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 442। प्रस्तावित लाभांश कंपनी के स्थिति विवरण में दिखाया जाता है। Proposed dividend is shown in the balance sheet of a company under the head. किसको दिखाया जाता है? आंसर होगा आपका प्रोविजंस को आयोजक शीर्षक में दिखाया जाता है। प्रोविजंस में दिखाया जाता है, ठीक है। आयोजन शीर्षक में प्रस्तावित लाभांश कंपनी में स्थिति विवरण में दिखाया गया है क्योंकि ये केवल प्रस्तावित होता है। अगला, उपार्जित व प्राप्त आय का फलित होता है। इनकम अर्न्ड एंड कलेक्टेड रिजल्ट इन। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, संपत्तियों में वृद्धि व पूंजी में वृद्धि। इंक्रीज ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। उपार्जित आय आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अलग से दिखाई जाती है और शुद्ध लाभ को बढ़ा करके पूंजी में वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आते हैं असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन पे है। असर्शन यानी कथन ए कह रहा है मूल्य वृद्धि विवरण लाभ हानि खाता बनाने की परंपरागत पद्धति पर सुधार है यानी वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसका कारण तर्क दे रहा है, रीज़न। मूल्य वृद्धि विवरण फर्म द्वारा लाभ वृद्धि तथा व्यवसाय के पर्णधारियों के हिस्से को दर्शाता है। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द प्रॉफिट एडेड बाय द फर्म एंड द शेयर ऑफ वेरियस स्टॉक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। तो आप बताइए कि क्या ये दोनों सही है? आपका आंसर होगा हाँ, ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम। अब ये आपके पास लिस्ट फर्स्ट है और ये है लिस्ट सेकंड। रोकड़ यानी कैश, कैश करंट एसेट है, चालू संपत्ति।
प्रॉफिट समता अंश पूंजी है, इक्विटी शेयर कैपिटल। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स यानी अंशों के निर्गमन पर बट्टा, ये फिक्स्ड एसेट है, नाम मात्र की संपत्ति है। और मशीनरी एंड प्लांट क्या है, यानी यंत्र एवं संयंत्र, ये आपका फिक्स्ड एसेट है यानी स्थायी संपत्ति है। तो आपका आंसर होगा पहले फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। रोकड़ चालू संपत्ति है, लाभ समता अंश पूंजी है, अंशों के निर्गमन पर बट्टा नाम मात्र की संपत्ति है, और यंत्र एवं संयंत्र स्थायी संपत्ति है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक यानी प्रारंभिक रहतिया दिया हुआ है 10,000, परचेज यानी क्रय दिया है 90,000, क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम रहतिया दिया हुआ है 28,000, एंड ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ बिक्री का 10% है यानी 10% ऑफ सेल्स है। तो बतानी है बिक्री की राशि क्या होगी, द अमाउंट ऑफ सेल्स विल बी। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और अपना आंसर निकालिए। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड COGS इक्वल टू होता है, फॉर्मूला मैंने कहा कि इक्वेशन आप देखिए, प्रीवियस वीडियो भी जो मैंने डाला हुआ है उसमें आपको लिंक मिल जाएंगे और इस वीडियो में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। COGS इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक। अब जितने भी वैल्यू आपने ऊपर देखा ये वैल्यूज़ हैं, सबके वैल्यू जगह पे पुट करिए, प्लस माइनस करके सॉल्व करिए। आंसर आपका आना चाहिए 72,000 रुपीज़। अगला क्वेश्चन, स्थिति विवरण का अंकेक्षण उपयोगी होता है जब बैलेंस शीट ऑडिट इज यूजफुल व्हेन, जब होता है तब। सही जवाब होगा जब संस्था लघु आकार की हो। स्थिति विवरण का अंकेक्षण उपयोगी होता है जब संस्था लघु आकार की हो। कंसर्न इज वेरी स्मॉल, कंसर्न इज वेरी स्मॉल, आंसर बी। स्थिति विवरण का अंकेक्षण लघु आकार की संस्था के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इक्वल, यानी विक्रय प्लस अंतिम रहतिया माइनस क्रय माइनस सकल लाभ बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये तो प्रारंभिक रहतिये के बराबर होगा। तो आपका सही जवाब होगा ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया के बराबर है। ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू होता है COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर कोड दिखाती हूँ मैं। कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में निम्नलिखित मदों को किस क्रम में दिखाया जाएगा, इन विच ऑर्डर द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन ऑन द लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो जिन मदों में जिन क्रम में दिखाया जाएगा उस क्रम में आपको इसको सजानी है। तो जो आपको क्रम मिलेगा वो है, पहले होगा शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी पहले नंबर पे, उसके बाद होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी संचय एवं आधिक्य, इसके बाद होगा सिक्योर्ड लोन्स यानी सुरक्षित ऋण, और फिर लास्ट में होगा चालू दायित्व तथा प्रावधान यानी करेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। आंसर होगा आपका 3, 4 सेकंड और फिर फर्स्ट। तो नीचे आपके पास में कोड्स हैं 3, 4 सेकंड और फिर फर्स्ट, ऑप्शन ए। तो ये है कंपनी अधिनियम में ऐसी ही सूची दी गई है। ये मदों की स्थिरता क्रम यानी परमानेंसी पर आधारित होती है। तो सर्वप्रथम होता है अंश पूंजी, इसके बाद संचय एवं आधिक्य, फिर सुरक्षित ऋण पद और फिर चालू दायित्व एवं प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, एक भूमि का टुकड़ा एक फर्म को 6 महीने पूर्व मुफ्त में दिया गया। उस समय उसका उचित मूल्य 12 लाख रुपए था, जबकि आज उसका मूल्य 14 लाख रुपए है। परंपरागत लेखांकन पद्धति के अनुसार आज उसे आर्थिक चिट्ठे में रिपोर्ट दिया जाएगा किस मूल्य पर।
A piece of land was given to a firm free of cost 6 months back. Its fair value then was rupees 12 lakhs and now it is worth rupees 14 lakhs. Under the conventional accounting system, it will be reported in the balance sheet as on today at किस मूल्य पर होगा? तो वैल्यूज़ आपने देख ही लिया है सारा, तो सॉल्यूशन दिखाती हूँ फिर मैं। भूमि के टुकड़े को 12 लाख की लागत पर दिखाया जाएगा क्योंकि ऐसा करने से ही आर्थिक चिट्ठा व्यावसायिक वस्तु स्थिति दिखाएगा और 14 लाख रुपए पर संपत्ति को नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि बाजार मूल्य के उच्चावचन से संपत्ति लागत अप्रभावित रहती है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आपका आएगा 12 लाख रुपए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि प्रारंभिक रहतिया 10,000 रुपये, क्रय 30,000 रुपये, प्रत्यक्ष व्यय 4,000 रुपये और अंतिम रहतिया 5,000 रुपये है तो बिके माल की लागत क्या होगी? इफ ओपनिंग स्टॉक इज रुपीज 10,000, परचेज रुपीज 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रुपीज 4,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 5,000, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वुड बी। तो चलिए सॉल्यूशन फिर दिखाती हूँ मैं आपको। बिके माल की लागत बराबर होता है, ये है इक्वेशन, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बिके माल की लागत इक्वल टू होता है प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम रहतिया। अब जितनी वैल्यू दी गई है सारी वैल्यू को पुट करनी है। जहाँ पे प्रारंभिक रहतिया जितना दिया हुआ है 10,000, 10,000 पुट करिए क्रय की जगह पे, क्रय वाले मूल्य 30,000, फिर 4,000 है, प्रत्यक्ष व्यय 4,000 है, माइनस 5,000 अंतिम रहतिया, और बस इसको सॉल्व कर दीजिए प्लस माइनस करके 39,000 बिके माल की लागत आएगा। 39,000 रुपीज़ आंसर होगा। मेन क्या है? इक्वेशन है, फॉर्मूला है, ये चीज़ याद रहनी चाहिए। प्लस माइनस तो आप कर ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मोटर कार जो कि 20,000 रुपये में खरीदी गई थी, इसका पुस्तक मूल्य 12,000 रुपये था, 25,000 रुपये में बेची गई तो पूंजी लाभ होगा। A motor car which was purchased for rupees 20,000 had its book value rupees 12,000 was sold for rupees 25,000. The capital profits will be। पुस्तक मूल्य है, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप? पुस्तक मूल्य बराबर लागत माइनस डिप्रिशिएशन हरास। तो इक्वेशन क्या बनाएंगे आप? पूंजी लाभ बराबर विक्रय माइनस पुस्तक मूल्य। अब विक्रय आपको क्या दिया हुआ है? 25,000 दिया है। पुस्तक मूल्य कितनी दी हुई है? 12,000 दी है। माइनस कर दीजिए 13,000, पूंजी लाभ आ जाएगा। क्या पूछा है? पूंजी लाभ, तो 13,000 आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 453, मूल्य आय अनुपात अधिक होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो इज मोर व्हेन। जब होता है मूल्य आय अनुपात अधिक होता है जब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज मोर, अंश का बाजार मूल्य अधिक हो। मूल्य आय अनुपात अधिक होता है जब अंश का बाजार मूल्य अधिक हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 454, एक फर्म में प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया क्या कहलाता है? इन अ फर्म ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉल्ड। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा COGS कहलाता है, विक्रय किए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक फर्म के विक्रय माल की लागत की गणना के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सारे क्वेश्चन जितने भी बैक टू बैक आपको मिल रहे हैं ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं करा रही हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों से तात्पर्य है फाइनल अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स मीन। आपका आंसर होगा बैलेंस शीट। अंतिम खाते और विवरण पत्रों चिट्ठा भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है यानी लाभ हानि खाता, ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है यानी व्यापार खाता। आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, उपर्युक्त सभी।
अंतिम खाते और विवरण पत्र के अंतर्गत जो शामिल इनको किया जाता है वो है व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। अगला, यदि विक्रय मूल्य 6,000 रुपये है, सकल लाभ लागत का 1/3 हो, क्रय 4,900 रुपये है और अंतिम रहतिया 900 रुपये है, तो प्रारंभिक रहतिया क्या होगा? इफ सेल्स आर ₹6,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 on cost purchase are ₹4,900 and the closing stock is ₹900, the opening stock will be, प्रारंभिक रहतिया क्या होगा? तो इसके लिए तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनानी होगी। तो माना कि लागत आप 100 रुपये मान लेंगे, माना लागत या विक्रय आपको 100 रुपये ही माननी है। लाभ निकालेंगे सबसे पहले, 100 इंटू कितना दिया है 1/3 है, तो 1/3 करेंगे तो 33.33 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने पे आएगा तो विक्रय हो जाएगा 100 प्लस 33.33, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 133.33 हो जाएगा। अब आपको लाभ निकालनी है, कितना दिया हुआ था? यदि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय 6,000 रुपये है तो विक्रय 6,000 इंटू विक्रय कितना निकला, लाभ कितना निकाला आपने 33.33 अपॉन विक्रय। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15,000 आएगा। अब आप ट्रेडिंग अकाउंट एक बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से इसको आप समझिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम आपने पढ़ा था ना थ्योरी में कि 8 कॉलम बनते हैं। तो यहाँ पे डेट होता है, यहाँ पे पार्टिकुलर, यहाँ पे LF अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, LF अमाउंट, लेज़र फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक करेंगे और यहाँ पे बाई सेल्स करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस होगा 500 और अमाउंट कितना 600। टू परचेस हो जाएगा कितना 4,900, कितना है 4,900 और यहाँ पे ये 6,000 है और बाई स्टॉक कितना हो जाएगा 900, कितना है ये अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक 900, बाय क्लोजिंग स्टॉक 900। तो यहाँ पे टू प्रॉफिट होगा कितना 1,500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6,900 आएगा और यहाँ पे अमाउंट क्या बनेगा 6,900। अब यहाँ पे एक नोट है, ओपनिंग स्टॉक की राशि 500 रुपये होगी। ओपनिंग स्टॉक की राशि कितनी होगी 500 रुपये होगी और आपका आंसर क्या आएगा 500, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, केवल व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं। ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर शोन इन, किस में दिखाए जाते हैं? तलपट में तो दिखाए नहीं जाते हैं। सही जवाब होगा आर्थिक चिट्ठे में, बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठे में केवल व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते के शेष को दिखाया जाता है, जबकि व्यापार और लाभ हानि खाते के अंतर्गत वास्तविक खाते एवं नाम मात्र के खाते को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 1956 में आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप दिया गया है। किसमें दिया गया है आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप? आपका आंसर होगा सेक्शन 211, धारा 211 में। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की सूची 6वें के भाग पहले में आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप दिया गया है। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का चिट्ठा सूची 3 के भाग 1 के अनुसार और लाभ हानि विवरण भाग 2 के प्रारूप के अनुसार तैयार होना चाहिए। अगला, कच्चे माल का मूल्यांकन किया जाएगा किसमें? द रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट, आपका आंसर होगा कॉस्ट में, लागत पर। कच्चे माल का मूल्यांकन किसमें किया जाएगा? लागत पर। अगला क्वेश्चन, क्रय की राशि क्या होगी? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेसेस व्हेन, यदि ओपनिंग स्टॉक होगा यानी प्रारंभिक रहतिया 10,000, क्लोजिंग स्टॉक इज अंतिम रहतिया 8,000, सेल्स इज बिक्री 1,10,000 और COGS विक्रय माल की लागत यदि 80,000 दी गई है, तो क्रय की राशि क्या होगी? आपका आंसर होना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्रय की राशि, अब एक इक्वेशन आपका बनेगा,
क्रय की राशि बराबर होता है विक्रय माल की लागत प्लस अंतिम रहतिया माइनस प्रारंभिक रहतिया। तो अब हर जगह वैल्यू पुट करिए और इसको सॉल्व करिए। आंसर आपका आना चाहिए 78,000 रुपीज़। अगला क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 1956 के शेड्यूल 6 के भाग फर्स्ट में निर्धारित प्रारूप का अनुपालन प्रत्येक कंपनी में किसकी सत्य एवं उचित स्थिति दर्शाने के लिए करना चाहिए? किसकी सत्य और उचित स्थिति दर्शाने के लिए करना चाहिए? आपका सही जवाब होगा स्टेट ऑफ अफेयर्स, व्यवसाय की स्थिति को दर्शाने के लिए। वर्ष के अंत में एक निश्चित तिथि व्यवसाय की सही एवं उचित स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 के भाग छठे की सूची फर्स्ट के अनुसार आर्थिक चिट्ठे तैयार किया जाता है। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद कंपनी का आर्थिक चिट्ठा अनुसूची थर्ड के भाग पहले के अनुसार तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि सकल लाभ बिक्री का 25% है और विकृत माल की लागत 1 लाख रुपए है तो सकल लाभ की रकम क्या होगी? इफ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ द सेल्स एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹1 लाख, द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। सॉल्यूशन देखते हैं। सकल लाभ की रकम बराबर होता है बिक्री माल की लागत इंटू सकल लाभ की दर अपॉन 100 माइनस सकल लाभ की दर। अब हर जगह वैल्यू पुट करिए और इसको सॉल्व करिए। आंसर आएगा 33,333.33 रुपीज़। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आयाचित लाभांश निम्नलिखित शीर्षक में दिखाया जाता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड इज शोन ऑन द लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। तो किस शीर्षक में दिखाया जाता है? आंसर होगा आपका करेंट लायबिलिटीज में, चालू दायित्व में। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आयाचित लाभांश को चालू दायित्व के शीर्षक में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following section of the Companies Act 1956 requires the maintenance of proper book of account? कंपनी अधिनियम 1956 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत उचित लेखा पुस्तकें रखना चाहिए? आपका जवाब होगा सेक्शन 209 धारा 209 के अंतर्गत। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 के अंतर्गत कंपनी द्वारा उचित लेखा पुस्तकें रखना जरूरी है, आवश्यक है। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 लागू है। इसके अनुसार एक कंपनी को धारा 128 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखा पुस्तकें रखना चाहिए। तो वो लेखा पुस्तकें हैं सभी रोकड़ प्राप्तियां, रोकड़ विक्रय एवं रोकड़ भुगतान हेतु, माल के क्रय एवं विक्रय हेतु, संपत्तियों एवं दायित्वों के लेखन हेतु। अगला क्वेश्चन है, टोटल एसेट्स टर्नओवर 4 दिया है, कुल संपत्ति आवर्त, नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ 10% है। टोटल एसेट्स यानी कुल संपत्ति ₹50,000 है। तो बताइए शुद्ध लाभ की राशि क्या होगी? द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी, विक्रय की रकम बराबर होता है कुल संपत्ति इंटू कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। अब हर जगह आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 50,000 किसकी जगह पे? कुल संपत्ति की जगह पे। कितना दिया है कुल संपत्ति? 50,000। 50,000 पुट करिए और कुल संपत्ति आवर्त 4 दिया है तो आवर्त पे पुट करिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख आएगा। 2 लाख रुपए शुद्ध लाभ बराबर होगा विक्रय की रकम इंटू शुद्ध लाभ का प्रतिशत बराबर होगा 2 लाख इंटू 10%। नेट प्रॉफिट 10% दिया है ना तो 10% होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 लाख इंटू 10 अपॉन 100 करके तो आंसर आएगा 20,000 रुपीज़। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इफ नेट लॉस is ₹5,000, general expenses are ₹14,500, sales amount to ₹25,000, the gross profit will be, यदि शुद्ध हानि है 5,000 रुपये, सामान्य व्यय है 14,500 रुपये, विक्रय की राशि है 25,000 रुपये, तो सकल लाभ क्या होगा? सकल लाभ बराबर होता है सामान्य व्यय माइनस शुद्ध हानि। फॉर्मूला क्लियर? अब हर जगह आप वैल्यू पुट करिए जो जो दिया गया है। 14,500 सामान्य व्यय दिया है और 5,000 दिया हुआ है शुद्ध हानि। इसको माइनस करेंगे 9,500 रुपये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी।
अब है ये इक्वेशन और इसमें आपको बतानी है कौन सा सही नहीं है। अब ये बताने के लिए आपको सारे सही इक्वेशन की जानकारी होनी चाहिए। सारे इक्वेशन को पढ़िए। परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस COGS इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक होता है, यानी क्रय प्लस प्रारंभिक स्टॉक माइनस बिक्री माल की लागत बराबर अंतिम स्टॉक होता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू COGS होता है, यानी प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस अंतिम स्टॉक बराबर बिक्रित माल की लागत होता है। ये भी सही है। तीसरा, क्लोजिंग स्टॉक अंतिम स्टॉक प्लस विकृत माल की लागत माइनस क्रय बराबर प्रारंभिक स्टॉक होता है। ये भी सही है। तो जब सारे सही है तो ऑप्शन डी जो है ये सही जवाब है, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट। यदि प्रारंभिक स्टॉक है 10,000 रुपये, क्रय है 30,000 रुपये, प्रत्यक्ष व्यय है 4,000 रुपये और अंतिम स्टॉक है 5,000 रुपये, तो विकृत माल की लागत बतानी है आपको। If opening stock is rupees 10,000, purchase rupees 30,000, direct expenses rupees 4,000 and closing stock rupees 5,000, the cost of goods sold would be। सारे वैल्यूज आपने देख लिया। विकृत माल की लागत बराबर होता है प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्टॉक। सारे जगह वैल्यू पुट करिए और आंसर आएगा 39,000 रुपीज, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। एक कंपनी के चिट्ठे में आयाचित लाभांश को दिखाया जाता है, किस शीर्षक के अंतर्गत? अनक्लेम्ड डिविडेंड शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेडिंग ऑफ। आपका आंसर होगा करंट लायबिलिटीज में, दायित्व, चालू दायित्व के शीर्षक में दिखाया जाता है, चालू दायित्व के अंतर्गत, ऑप्शन सी। एक कंपनी के चिट्ठे में आयाचित लाभांश को चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। नेक्स्ट। अंश प्रीमियम की राशि को पूर्णतया या अंशतः निम्न के अपलेखन के प्रयोग में लाया जाता है। किसके अपलेखन के प्रयोग में लाया जाता है? आपका आंसर होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय के अपलेखन में। अंश प्रीमियम की राशि को पूर्णतः या अंशतः प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट। इस स्कंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्टॉक डज नॉट इंक्लूड। अभी आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए कि कौन इस स्कंध में शामिल नहीं होगा। पहला शामिल होगा एजेंट के पास माल, दूसरा भी होगा अनुमोदन अथवा विक्रय या वापस के लिए भेजा गया माल, तीसरा शामिल नहीं होगा माल जो बेचा जा चुका है लेकिन क्रेता को सुपुर्दगी की जानी है, ये नहीं होगा। तो चौथा होगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट। जो माल बेचा जा चुका है लेकिन क्रेता को सुपुर्दगी नहीं किया है, उसको स्टॉक में शामिल नहीं करते हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following should be shown on the asset side of the balance sheet? निम्नलिखित में किसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाना चाहिए? आपका आंसर होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय को। आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में प्रारंभिक व्यय दिखाया जाता है, क्योंकि ये वो व्यय होते हैं जो कि कंपनी के स्थापना के पहले किए जाते हैं। नेक्स्ट दिया है स्टॉक टर्नओवर 6 टाइम, रहतिया आवर्त 6 बार, टोटल सेल्स रुपीज 3 लाख, कुल बिक्री 3 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% यानी सकल लाभ अनुपात 20% है, क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज 4,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, सो द ओपनिंग स्टॉक विल बी। अंतिम रहतिया प्रारंभिक रहतिये से 4,000 रुपए अधिक है, तो प्रारंभिक रहतिया होगा। प्रारंभिक रहतिया क्या होगा? रहतिया आवर्त 6 बार है, कुल बिक्री 3 लाख दिया है, सकल लाभ का अनुपात है 20%, अंतिम रहतिया प्रारंभिक रहतिये से 4,000 रुपये अधिक है, अंतिम रहतिया प्रारंभिक रहतिये से 4,000 रुपये अधिक है, तो सकल लाभ अनुपात बराबर होगा 3 लाख इंटू 20%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 60,000 आएगा। शुद्ध बिक्री बराबर होगा 3 लाख माइनस सकल लाभ अनुपात, इसको माइनस करेंगे तो 2,40,000 आएगा। स्टॉक टर्नओवर बराबर होता है नेट सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। अब वैल्यू पुट करिए। नेट सेल कितना दिया है, कितना निकला
शुद्ध बिक्री 2,40,000 और एवरेज स्टॉक निकालनी है बराबर 6 टाइम, 6 बार है ना, 6 बार। तो एवरेज स्टॉक बराबर हो जाएगा 2,40,000 अपॉन ये 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 40,000 आएगा। तो टोटल स्टॉक कितना निकलेगा 40,000 इंटू 2, क्योंकि 2 टाइम 40,000 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करिए यानी मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आएगा 80,000। अंतिम रहतिया प्रारंभिक रहतिया से 4,000 रुपये अधिक है, तो अंतिम रहतिया 42,000 और प्रारंभिक रहतिया 38,000 रुपये होगा। तो आपका जवाब होगा 38,000। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम की किस धारा के द्वारा कंपनी के अंतिम लेखे नियंत्रित होते हैं? आपका आंसर होगा सेक्शन 211, धारा 211। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 के अंतर्गत अंतिम लेखे को संचालित करते हैं। नेक्स्ट, अंतिम खाते के उद्देश्य से रहतिया का सामान्यतः मूल्यांकन किसमें किया जाता है, किस पर किया जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल अकाउंट्स स्टॉक इज नॉर्मली वैल्यूड अकॉर्डिंग टू। आपका आंसर होगा लागत या बाजार मूल्य, दोनों में जो भी कम हो। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अंतिम खाते के उद्देश्य से सामान्यतः रहतिये का मूल्यांकन लागत व बाजार मूल्य से जो भी कम हो उस पर किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन अंकेक्षण की प्रक्रिया का अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। इसमें से जो अंग नहीं है ऑडिटिंग का, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स यानी प्रमाणकों का परीक्षण है अंग। सीकिंग सर्टेन एक्सप्लेनेशन फॉर ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द इंटरप्राइज यानी संस्था के अधिकारियों से कुछ स्पष्टीकरण मांगना, ये भी ऑडिटिंग का अंग है। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता तैयार करना, ये ऑडिटिंग का अंग नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रिपेयरिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट यानी अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करना, ये भी अंकेक्षण का अंग है, लेकिन सी नहीं है। चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता तैयार करना अंकेक्षण की प्रक्रिया में नहीं बल्कि लेखांकन की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। और ऑडिटिंग भी अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है और इसका भी मैं एमसीक्यूज फॉर्म में आपकी सीरीज चलाने वाली हूँ, अगर आप ये कंप्लीट हो जाते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में किसे चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आपका आंसर होगा प्रीपेड इंश्योरेंस, पूर्वदत्त बीमा। पूर्वदत्त बीमा का समायोजन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट रिकॉर्ड पक्ष में घटा करके दिखाते हैं और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। नेक्स्ट, शेड्यूल 6 गिवन इन कंपनीज एक्ट रिलेट्स टू। कंपनी अधिनियम की सूची 6 संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है? स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट से, चिट्ठे के प्रारूप में। अनुसूची 6 में आर्थिक चिट्ठे के विवरण और स्पष्टीकरण बताए गए हैं जिनके आधार पर तुलन पत्र का प्रारूप बनाए जाते हैं। वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अनुसूची 3 में आर्थिक चिट्ठे के विवरण और स्पष्टीकरण का विवरण है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, चिट्ठे के प्रारूप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, द बैलेंस इन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आफ्टर राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज इन ट्रांसफर टू। संग्रहित हानियों को अपलिखित करने के बाद पूंजी कटौती खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। किसमें किया जाता है हस्तांतरित? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, पूंजी संचय खाते में। जब संग्रहित हानियों को अपलिखित करने के बाद पूंजी कटौती खाते का शेष यानी क्रेडिट शेष बचता है तो इसे पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। नेक्स्ट, amount spent on advertising campaign the benefit of which is likely to last for 3 years is a। विज्ञापन अभियान पर किया गया व्यय जिसका लाभ 3 वर्षों तक मिलेगा वो होता है, वो क्या होता है? वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, आस्थगित आगम व्यय होता है। ऑप्शन सी, विज्ञापन अभियान पर किया गया बड़ा व्यय आस्थगित व्यय माना जाता है जो कि धीरे धीरे लाभ हानि खाते से चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजन। कथन ए है, दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आप समझिए इसको।
अंतिम खाते बनाते समय यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिया हो तो इसे केवल चिट्ठे में ही दिखाया जाएगा। और कारण दे रहा है, तलपट में दर्शाई गई किसी भी मद को केवल एक स्थान पर दर्शाया जाता है, यथा व्यापार एवं लाभ हानि खाते में या फिर चिट्ठे में। तो ये दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अंतिम रहतिया, अंतिम खाते बनाते समय यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिया हो तो आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति के अंतर्गत दिखलाते हैं, और तलपट में दर्शाई गई किसी भी मद को एक स्थान पर दर्शाया जाता है, जैसे व्यापार एवं लाभ हानि खाते में या फिर चिट्ठे में। नेक्स्ट दिया है स्टॉक ₹14,000, डिबेटर्स ₹20,000, क्रेडिटर्स ₹30,000, स्टॉक टर्नओवर 5 times, क्रेडिट कलेक्शन पीरियड 73 days, administrative expenses 20% of sales, all sales are made on credit, the net profit will be। तो आपके पास स्टॉक 14,000 है, देनदार 20,000 है, लेनदार 30,000 रुपए है, स्टॉक आवर्तन 5 गुना है, उधार वसूली अवधि है 73 दिन का, प्रशासन व्यय बिक्री का 20% है, तो सभी बिक्री उधार की जाती है। शुद्ध लाभ पूछ रहा है कि शुद्ध लाभ क्या होगा। बिक्री लागत, बिक्री माल की लागत बराबर है 14,000 इंटू 5 गुना, इसको सॉल्व करेंगे 70,000 रुपये निकला। उधार बिक्री कितना दिया है, 20,000 है, ठीक है। 20,000 इंटू 5 टाइम करेंगे तो ये इंटू करेंगे तो 1 लाख हो गया। सकल लाभ निकालेंगे, कितना निकला, उधार बिक्री 1 लाख माइनस 70,000, 1 लाख माइनस बिक्री माल की लागत को माइनस कर देंगे, उधार बिक्री में से बिक्री माल लागत को माइनस करेंगे तो सकल लाभ निकल आएगा 30,000। ये पहला इक्वेशन बना। प्रशासन व्यय उधार बिक्री इंटू 20/100, 20/100 जो कि प्रशासन व्यय बिक्री का 20% है ना सभी उधार बिक्री के लिए, तो ये 20/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 20,000, ये दूसरा इक्वेशन बना। अब शुद्ध लाभ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बराबर सकल लाभ माइनस प्रशासन व्यय, वैल्यू पुट करिए, 30,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 10,000 रुपीज़। आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2004 को एक फर्म की संपत्तियां और दायित्व 40,000 और 30,000 रुपये थे। 60 पैसा का भुगतान किया गया, तो वसूली पर लाभ या हानि होगा। फर्म की संपत्ति दी हुई है 40,000, फर्म का दायित्व कितना है 30,000। क्या पूछ रहा है, लाभ हानि वसूली पर। तो सबसे पहले फर्म का दायित्व 30,000 दिया है, लेनदारों का भुगतान निकालेंगे 30,000 इंटू, लेनदारों को प्रति रुपया 60 पैसा दिया है, ठीक है। तो लेनदारों का भुगतान होगा फर्म का दायित्व इंटू 60 पैसा यानी 60/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 18,000 रुपये आया। वसूली का लाभ निकालेंगे तो फर्म की संपत्तियां, वसूली का लाभ बराबर होगा फर्म की संपत्तियां माइनस लेनदारों का भुगतान, इन दोनों की जगह वैल्यू पुट करेंगे, माइनस करेंगे 22,000 रुपये। आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यदि सकल हानि बिक्री का 1/4 है और बेचे गए माल की लागत 3,60,000 रुपये है, तो बिक्री की राशि क्या होगी, सेल्स विल बी। मान लीजिए कि बिक्री की राशि u है, हानि u इंटू 1/4 हो जाएगा, 1/4 दिया था, तो समीकरण जो बनेगा वो बनेगा u प्लस u/4, u इंटू 1/4 यानी आप इसको सॉल्व करेंगे, u बन जाए u तो u/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5u/4 हो जाएगा, और कितना दिया है 3,60,000, यही दिया था ना 3,60,000, तो ये है बेचे गए माल की लागत 3,60,000 है। 5u/4 इक्वल टू 3,60,000, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3,60,000 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे 2,88,000 रुपीज़ आंसर आएगा ऑप्शन बी, 2,88,000।
अगला क्वेश्चन, एक व्यवसाय का शुद्ध उधार विक्रय 1,75,000 रुपये था। देनदार आवर्त अनुपात 8 गुना है। वर्ष के अंत के देनदार प्रारंभ के देनदारों से 7,000 रुपये अधिक थे, तो प्रारंभ के देनदार कितने होंगे? देनदार आवर्त बराबर होता है उधार बिक्री अपॉन औसत देनदार। तो औसत देनदार बराबर होता है प्रारंभिक देनदार प्लस अंतिम देनदार अपॉन 2। प्रारंभिक देनदार यू मान लीजिए, और औसत देनदार कितना दिया है? 8 टाइम्स दिया है ना, तो यहाँ पे औसत देनदार की जगह पे 8 लिख देंगे, बराबर 1,75,000 दिया था। प्रारंभिक देनदार प्लस यू अपॉन 7,000 दिया है। इसको सॉल्व करिए, ये थोड़ा प्रोसेस बड़ा करके दे दिया है, आप सॉल्व करके आंसर निकालिए। आंसर आपका आएगा 18,375 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है, एक एकाकी व्यापार ने वर्ष के दौरान 10,000 रुपये की नई पूंजी लगाई और उसका आहरण 4,000 रुपये था। यदि वर्ष का लाभ 3,000 रुपये और पूंजी खाते का अंतिम शेष 40,000 रुपये है, तो वर्ष के प्रारंभ में पूंजी खाते का शेष क्या होगा? वर्ष के प्रारंभ में पूंजी खाते का शेष पूछ रहा है। पूंजी का अंतिम शेष 40,000 रुपये दिया था, तो उसमें से आहरण को ऐड कर देंगे। तो 4,000 आहरण दिया था, इसको ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 44,000 हो गया। नई पूंजी को माइनस कर देंगे यानी 10,000 को, तो 34,000 हो जाएगा। अब इसमें से लाभ को माइनस कर देंगे यानी 3,000 लाभ माइनस करेंगे, तो वर्ष के प्रारंभ में पूंजी 31,000 है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है, ओपनिंग स्टॉक 5,000 यानी प्रारंभिक रहतिया, अंतिम रहतिया 7,000 रुपये दिया है, क्रय 10,000 रुपये दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी निर्माण व्यय 20,000 रुपये दिया है, और लॉस ऑफ मटेरियल्स बाय फायर 10,000 रुपये दिया है। तो आग से जलने के कारण सामग्री की हानि निर्माण लागत होगी। सारे वैल्यूज आपने देख लिया, तो सॉल्यूशन देखते हैं। ये विवरण दिया है और ये राशि है अमाउंट, ये विवरण और ये अमाउंट है। टू अर्निंग स्टॉक है 5,000, बाई क्लोजिंग स्टॉक है 7,000 दिया है, क्रय कितना दिया था 10,000, और बाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना दिया था 28,000, तो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 20,000 था। इस अमाउंट को सॉल्व करेंगे 35,000 निकलेगा, और ये बाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 28,000, इसको भी करेंगे तो ये 35,000 होगा। आंसर आपका आएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा था, हानि निर्माण लागत, आग से जलने के कारण सामग्री की हानि निर्माण लागत होगी, तो यहाँ पे लागत जो होगी वो 28,000 होगी, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 28,000 रुपये। अब एक नोट है इम्पोर्टेंट, निर्माण लागत में आग से जलने के कारण सामग्री की हानि नहीं दर्शाई जाती है, क्योंकि ये असामान्य हानि है। समझ गए आप? यहाँ पे आग से जलने के कारण सामग्री की हानि को नहीं दर्शाया जाएगा, क्योंकि ये असामान्य हानि है। आंसर होगा 28,000। अगला क्वेश्चन है 488 नंबर का ये क्वेश्चन है, प्रारंभिक व्ययों को किसमें दिखाया जाता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर शोन ऑन। आपका आंसर होगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। प्रारंभिक व्ययों को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। ये एक फिक्स्ड संपत्ति होती है और इसे कुछ वर्षों के दौरान धीरे धीरे चिट्ठे में अपलिखित कर देते हैं। गुडविल इज शोन ऑन, यानी ख्याति को दिखाया जाता है। ख्याति को किस में दिखाया जाता है? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ख्याति जो है ये अमूर्त संपत्ति होती है, तो इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में स्थायी संपत्ति के अंतर्गत दर्शाया जाता है। अब अगला ये क्वेश्चन है कि स्टॉक टर्नओवर आपके पास रेशियो 6 टाइम्स है। इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन समझाया हुआ है, आपने समझा भी, सोल्यूशन को मैंने दिखा दिया, क्योंकि अगर मैं समझाने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं सोल्यूशन को सामने रख करके समझा रही हूँ आपको। एवरेज स्टॉक दिया है ₹8,000। सेलिंग प्राइस दिया है 25% अबव कॉस्ट। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, यानी स्कंद आवर्त अनुपात बराबर 6 बार दिया है। औसत स्कंद दिया है 8,000 रुपये। तो विक्रय मूल्य लागत से 25% अधिक सकल लाभ राशि क्या होगी? प्रश्न आपने देख लिया और आपने इसको समझ लिया।
इसको सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे इसको पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करके अपना आंसर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, A company may adopt policy to window dressing by manipulating the data such as एक कंपनी आंकड़ों में छल करके प्रदर्शन कला की नीति अपना सकती है। जैसे कि कैसे अपना सकती है? अब आपके पास ये 4 है और नीचे कोड भी दिया होगा, ये है कोड। आंसर होगा आपका, एक कंपनी आंकड़ों में छल करके प्रदर्शन कला की नीति अपना सकती है, जैसे कि स्टॉक मूल्यांकन के द्वारा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के द्वारा, और ओमिशन ऑफ लायबिलिटी फॉर गुड्स परचेस्ड, यानी वस्तु क्रय के दायित्व को छोड़ देने के द्वारा ये इस तरीके से दर्शा सकती है। तो आंसर होगा आपका पहला और दूसरा, ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है। प्रदर्शन कला अनुदारवादिता परिपाटी यानी कंजर्वेशन कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। तो इसके अनुसार अंतिम रहतिये का मूल्यांकन लागत मूल्य या फिर बाजार मूल्य में जो भी कम हो उसके द्वारा दिखाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेस व्हेन, क्रय की राशि क्या होगी जब ओपनिंग स्टॉक यानी प्रारंभिक रहतिया 10,000 रुपये है, क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम रहतिया 8,000 रुपये है, सेल्स यानी विक्रय आपके पास 1,10,000 रुपये है, और COGS यानी विकृत माल की लागत दिया है 80,000 रुपये। अब इसको आपको सॉल्व करनी है। तो क्रय बराबर होता है विकृत माल की लागत प्लस अंतिम रहतिया माइनस प्रारंभिक रहतिया। वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए। 78,000 रुपीज़ आपका आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन, क्रय की राशि क्या होगी जब COGS विकृत माल की लागत 7,900 रुपीज़ है, सेल्स यानी विक्रय 11,000 रुपये है, परचेस 3,000 रुपये है। तो बताइए क्रय की राशि क्या होगी? सकल लाभ निकालेंगे आप। सकल लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस विकृत माल की लागत। तो अब हर जगह वैल्यू पुट करिए और इसको माइनस करिए। 3100 आंसर आना चाहिए आपका, ऑप्शन डी, विकृत माल की लागत में क्रय मूल्य शामिल है। अब अगला ये है एक क्वेश्चन और इसमें से आपको बतानी है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक होता है, ये सही है। यानी क्रय प्लस प्रारंभिक स्टॉक माइनस विकृत माल की लागत बराबर अंतिम स्टॉक ही होता है। प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस अंतिम स्टॉक बराबर विकृत माल की लागत, ये भी सही है। अंतिम स्टॉक प्लस बिक्री माल की लागत माइनस क्रय बराबर प्रारंभिक स्टॉक, ये भी सही है। तीनों ही सही है, तो मतलब डी वाला आंसर होगा, ऑप्शन डी, ये सही आंसर होगा। ये क्योंकि ये क्वेश्चन सही नहीं है। बिक्री माल की लागत माइनस अंतिम स्टॉक माइनस क्रय बराबर प्रारंभिक स्टॉक नहीं होता है। विकृत माल की लागत बराबर आरंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय कंपनी के चिट्ठे में इनमें से संभावित दायित्वों को नोट के रूप में दिखाया जाना चाहिए। किसको दिखाया जाना चाहिए? आंसर होगा कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋणी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज बाय एज डेब्ट्स। एक भारतीय कंपनी के चिट्ठे में कंपनी के विरुद्ध दावे ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और मामला न्यायालय के अंतर्गत संभावित दायित्व को नोट के रूप में दिखाया जाता है। ऐसा लेखांकन के प्रकटीकरण परंपरा के अनुसार है, जिसके अनुसार सूचनाएं सही और उचित रूप से विधि सम्मत तरीके से प्रकट की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक चिट्ठा दर्शाता है बैलेंस शीट डेफिसिट। आंसर होगा आपका फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति को। आर्थिक चिट्ठा वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। आर्थिक चिट्ठे से आशय ऐसे विवरण पत्रों से होता है जो कि एक निर्धारित तिथि पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। एक व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों का विवरण है जिसमें कि उनका वर्गीकरण करके विशेष क्रम में लिखा जाता है। इसके दोनों पक्षों का योग जो है वो बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है,
सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन, उच्चंत खाता दर्शाया जाता है, किसमें दर्शाया जाता है? बैलेंस शीट में, आर्थिक चिट्ठे में। जब तलपट के दोनों योग बराबर ना हो और अंतिम खाता तैयार करना आवश्यक हो तो कुछ समय के लिए इस अंतर की रकम को उच्चंत खाता में लिख दिया जाता है। इस खाते का डेबिट शेष चिट्ठे में संपत्ति की ओर और क्रेडिट शेष दायित्व की ओर दिखाया जाता है। नेक्स्ट, एक ग्राहक के लौटे हुए अनादृत चेक की प्रविष्टि होगी, किसमें होगी? अ कस्टमर चेक रिटर्न आफ्टर बीइंग डिसऑनर्ड विल बी रिकॉर्डेड इन, आंसर होगा आपका जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में प्रविष्टि होगी। जनरल प्रॉपर या फिर प्रमुख जनरल में वो लेन देन लिखे जाते हैं जो कि अन्य बुक जैसे कि क्रय बही, विक्रय बही, रोकड़ बही, विक्रय और क्रय वापसी बही आदि में नहीं लिखे जाते हैं। जनरल प्रॉपर में जो प्रविष्टि होती है वो है प्रारंभिक और अंतिम लेखे, समायोजन प्रविष्टियां, अनादृत बैंक की प्रविष्टि और संशोधन लेखे एक्सेट्रा। डोनेशंस रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस विल बी टेकन टू दी, यानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दानों को ले जाया जाता है, किसमें ले जाया जाता है? लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट में, यानी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ले जाया जाता है। सामान्यतः प्राप्त दान की राशि आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है और ये गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। लेकिन यदि संस्था को दान किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त है तो उसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? विक्रय प्लस अंतिम रहतिया माइनस क्रय माइनस सकल लाभ, किसके बराबर होगा? तो आपका जवाब होगा ओपनिंग स्टॉक के, प्रारंभिक रहतिये के बराबर होगा। विक्रय मूल्य बराबर सकल लाभ प्लस आरंभिक रहतियां प्लस शुद्ध क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम रहतिये के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, एसेट्स इन दी बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी आर अरेंज्ड इन दी ऑर्डर ऑफ, कंपनी के चिट्ठे में संपत्तियों को क्रमबद्ध किया जाता है, तो आपका आंसर होगा परमानेंस को स्थायित्व के अनुसार किया जाता है क्रमबद्ध। आर्थिक चिट्ठे से आशय ऐसे विवरण से होता है जो कि एक निर्धारित तिथि जैसे कि 31 दिसंबर, 30 जून और 31 मार्च पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। संपत्तियों और दायित्वों को दो विधियों में से किसी एक विधि से क्रमबद्ध किया जाता है। पहला विधि द्रव्यता या तरलता के क्रम में और दूसरा स्थायित्व के क्रम में। तो ऑप्शन के अनुसार कंपनी के चिट्ठे में संपत्तियों को दायित्व के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है, आंसर ऑप्शन बी होगा। सम्मिलित नहीं होता है, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं होता है? पूर्वदत्त बीमा, प्रीपेड इंश्योरेंस। ऐसे सभी दायित्व जिनका भुगतान अल्प अवधि या अगले 12 महीनों में करना होता है उसे चालू दायित्व कहते हैं, जैसे कि देय बिल, लेनदार, बैंक अधिविकर्ष, अल्पकालीन ऋण, अदत्त व्यय और अनुपार्जित आय, आयातित लाभांश एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध क्रय दिया है 72,000 रुपीज़, विक्रय दिया हुआ है 76,000 रुपीज़, विक्रय वापसी 6,000, विकृत माल की लागत 60,000 रुपीज़। तो सकल लाभ की राशि बताइए क्या होगा? सारे अमाउंट आपने देख लिया। अब इसको इस चार्ट के माध्यम से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये, यहाँ पे डेट लिखेंगे, 8 कॉलम बनाएंगे, यहाँ डेट है, यहाँ पार्टिकुलर है और लेज़र फ्लो है, अमाउंट है, ये डेट है, पार्टिकुलर LF और ये अमाउंट है। जो जो अमाउंट है उसको भर दीजिए टू कॉस्ट, यहाँ पे टू कॉस्ट ऑफ COGS को भरेंगे जो 60,000 दी हुई है और यहाँ पे 22 सेल्स लिखेंगे जो कि 76,000 दिया हुआ है और यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे और उसका अमाउंट कितना दिया था? 10,000। ये अमाउंट 70,000 निकल आया और ये लेस करेंगे सेल्स रिटर्न को कितना? -6,000, तो ये अमाउंट बनेगा 70,000 और ये भी अमाउंट निकल आएगा 70,000 और आपका आंसर आएगा 10,000। क्यों 10,000? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। अब बतानी है कि जो भी इक्वेशन है इस इक्वेशन में से कौन सा सही है। शुद्ध लाभ प्लस परिचालन व्यय प्लस विकृत माल की लागत विक्रय बराबर विक्रय के होता है, हाँ ये होता है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स। शुद्ध लाभ प्लस परिचालन व्यय प्लस विक्रय माल की लागत बराबर विक्रय होता है। ये सही है। शुद्ध लाभ प्लस परिचालन व्यय प्लस विक्रय माल की लागत बराबर विक्रय होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि विक्रय 14,900 रुपये है, सकल लाभ 3,300 रुपये है, शुद्ध हानि 500 रुपये है, तो परिचालन व्यय क्या होगा? सकल लाभ बराबर होता है परिचालन व्यय। अब शुद्ध ये लाभ या हानि पूछे उस हिसाब से आप कर सकते हैं प्लस और माइनस। ये है इक्वेशन, सकल लाभ बराबर परिचालन व्यय प्लस माइनस शुद्ध लाभ और हानि इक्वल टू सकल लाभ बराबर परिचालन व्यय माइनस शुद्ध हानि। तो दिया हुआ है सकल लाभ 3,300, परिचालन व्यय पूछ रहा है और 500 शुद्ध हानि है। तो इसको सॉल्व करिए, परिचालन व्यय हो जाएगा 3,300 प्लस 500, सॉल्व करेंगे 3,800 रुपीज़ आंसर होगा। ऑप्शन बी 3,800 रुपीज़। अगला क्वेश्चन दिया है, सेल दिया है बिक्री 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ दिया है 25% लागत का, स्टॉक वेलोसिटी यानी स्टॉक गति दिया है 3 महीने का, क्लोजिंग स्टॉक इज ₹2,000 मोर देन दी ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक से 2,000 रुपये अधिक है, तो क्रय कितना होगा? विक्रय माल की लागत 2 लाख है इंटू 100 प्लस 25 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, कट करिए। सॉल्यूशन आपका 1,60,000 आएगा। स्टॉक गति होता है फॉर्मूला औसत बराबर औसत स्टॉक अपॉन विक्रय माल की लागत इंटू कितना दिया था 12 महीने, इंटू 12 कर देंगे, ठीक है 12। इसको सॉल्व करिए, आंसर आएगा 39,000। अंतिम स्टॉक हो जाएगा 39,000 प्लस 2,000, इसको ऐड करेंगे 41,000 रुपीज़। तो क्रय बराबर होता है विक्रय माल की लागत प्लस अंतिम रहतिया माइनस प्रारंभिक रहतिया। इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1,60,000 प्लस अंतिम स्टॉक कितना निकला 41,000 माइनस करेंगे 39,000 को, तो आंसर आएगा 1,62,000 रुपीज़। नेक्स्ट, यदि संचालनों से कोष 42,000 रुपीज़ हो और प्लांट व मशीनरी पर ह्रास यानी डिप्रिशिएशन होगा 5,000 रुपये, तो शुद्ध लाभ की राशि क्या होगी? अब सोल्यूशन आप खुद से करिए, आंसर मैं बता देती हूँ 37,000 रुपीज़ आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में नगद बिक्री 46,000 है, वर्ष में ग्राहकों से वसूल की गई रकम 1,26,000 दिया है, वर्ष के अंत में ग्राहकों से वसूली माइनस योग्य रकम वर्ष के प्रारंभ में वसूली माइनस योग्य रकम की तुलना में 4,940 रुपये कम है, तो वर्ष में 1,300 रुपये का एक खाता मूल्य माइनस विहीन निश्चित किया गया है, तो वर्ष में उधार बिक्री क्या थी? उधार बिक्री बराबर होगा, फॉर्मूला होता है उधार बिक्री बराबर ग्राहकों की वसूली, ग्राहकों से वसूली माइनस प्रारंभ में वसूली योग्य रकम माइनस अंत में वसूली योग्य रकम प्लस ऋण। अब हर जगह वैल्यू पुट करेंगे और प्लस माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 1,22,360 रुपीज़। और इसके साथ ही आज का सेशन हमारा समाप्त होता है और इस टॉपिक से 508 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आगे क्वेश्चन को कवर करेंगे। जितने भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, इस खास करके ये लास्ट वाला, इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करिए।